एक सिनेरियो चल रहा है भारत की विदेश नीति का, एक बहुत ही प्रभावशाली दर्शन 2025 के इस साल में देखने को मिल रहा है। अगर यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो शायद भारत की विदेश नीति को इतने गहरे और इतने सार्थक दृष्टि से कोई भी देश शायद नहीं देख पाता, क्योंकि पहले केवल व्यापारिक तौर पर किस देश के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, किसके साथ में व्यापार करना है, कौन यूएन में वोट डालना है, किसको हमें अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करना है, इसी तरह की विदेश नीति होती थी। लेकिन युद्ध काल में और किसी भी दो देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस दौरान असली विदेश नीति का पता चलता है कि किस देश की विदेश नीति कितनी कारगर है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें जो पूरी दुनिया ने देखा भारत की ताकत और भारत का जो शौर्य, एयरफोर्स और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत की मिसाइलें, ब्रह्मोस मिसाइल जो किस तरह से गरजी पाकिस्तान में जा कर के, तो उसके बाद का जो नैरेटिव था उसको पाकिस्तान ने बनाना चाहा कि हमने युद्ध जीत लिया और हम भारत के ऊपर अपर एज में हैं। उसी दौरान भारत के अंदर से भी विपक्ष ने आवाज़ें उठानी शुरू करी कि हमें सबूत दो। जिस तरह से बालाकोट और पहले की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी उरी में, बालाकोट में, उसी के आधार पर इस बार भी विपक्ष ने ये ताना बाना बुनना शुरू किया कि इस बार प्रभावी हमला था और दुनिया ने देखा उसको, दुनिया में इसका बहुत बड़ा चर्चा और भारत की बदलती हुई आर्थिक स्थिति को, सामरिक दृष्टि को सबने देखा है। तो विपक्ष को ये लगा कि ये तो बहुत बैटल उनके हाथ से जा रही है। पहले ही 15 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्तर पर हैं और इस तरह की स्थिति में वो और ज़्यादा वैश्विक रूप से उभर करके आएंगे, तो हमें कुछ करना चाहिए। और स्वाभाविक तौर पर विपक्ष को ये लगता है कि उनको कुछ करना चाहिए, लेकिन वो भूल गए कि पार्टी की नीति से बढ़ कर के राष्ट्र नीति होता है और जनता और देश का अभी जो माहौल और मूड क्या था, उसके विपरीत विपक्ष ने ये कदम उठाया कि वो सबूत मांगने लग गए। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी तीक्ष्ण कूटनीति के तहत विपक्ष का ही यूज़ करके और उसको भारत की इस शौर्य को पूरी दुनिया में बताने के लिए सेलेक्ट किया। उसके अंदर नो डाउट कि सभी पार्टियों के डेलीगेशन को भेजा गया है और उसी डेलीगेशन में कांग्रेस के कुछ नेताओं को, कांग्रेस की पार्टी के आधिकारिक जो डेलीगेशन थे, उसके अलावा प्रधानमंत्री ने विदेश मामलों के बहुत ही अच्छे जानकार और यूएन में अपनी सेवाएं दे चुके और बहुत ही प्रख्यात विश्व स्तर पर जो अपनी भूमिका रखने वाले नेता शशि थरूर को भी चुना। तभी से कांग्रेस को लग गया था कि ये चीज़ गलत हो गई है, तो हमें इसको किस तरह से एड्रेस करना है, उसको कैसे मोड़ना है। लेकिन ये सब चीज़ें भारत के आंतरिक रूप से घटनाक्रम घटित हुआ और फिर वो डेलीगेशन से वो बाहर गए। बाहर जाकर के सभी देशों में सभी पार्टियों के ऑल पार्टी डेलीगेशंस हैं, उसने अपनी जो घरेलू राजनीति है उसको छोड़ करके, उसको भूल करके, और ये स्वाभाविक है कि राष्ट्र की एकता का जो दर्शन यदि करना है तो वर्तमान समय में भारत के जो विश्व भर में गए हुए डेलीगेशंस को देखना चाहिए कि हम अंदर में अपने कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बाहर जाकर के और किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया को एड्रेस किया है, उसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस के और भारत में यूएन का प्रतिनिधित्व कर चुके केरल से सांसद जो हैं शशि थरूर, उनके नेतृत्व में ये डेलीगेशन गया। तो उसने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की मजम्मत की है, उसकी आलोचना की है और उसके यहाँ पर पल रहे टेरर कैंप्स की जानकारी कि किस तरह से भारत ने उन
टेरर कैंप को, आतंकवादी संगठनों के अड्डों को नष्ट करने के लिए ये सब किया था, उसको बहुत अच्छे से दुनिया के सामने रखा है। साथ में जो अपने AIM के सांसद हैं, जो एकमात्र सांसद हैं अपने लोकसभा में, जो ओवैसी, उन्होंने, दुनिया को लग रहा था, पाकिस्तान को भी लग रहा था कि वो शायद इस तरह से इतने मुखर होकर के नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तीक्ष्णता के साथ में, जिस कटाक्ष और जिस आलोचनात्मक रूप से और अपनी बात को रखा है, भारत की, लगता है जैसे संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व वैश्विक स्तर पर रखने के लिए ओवैसी से बेहतर व्यक्ति इस समय कोई भी नहीं है। तो ये भारत की ताकत और भारत की लोकतांत्रिक शक्तियों को दर्शाता है कि हम विश्व स्तर पर जब अपनी भारत की बात रखते हैं तो कितना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें इतिहास में लिखी जाएंगी और कभी जब आने वाली पीढ़ियां जब देखेंगी कि भारत के ऊपर इस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, भारत ने उसका जवाब दिया और उसके बाद की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए भारत का जो पक्ष है वो दुनिया के सामने रखने के लिए कुछ महान नेता विश्व स्तर पर भेजे गए थे। तो उस समय जब बच्चों को, आने वाले सांसदों को, आने वाले लोकतांत्रिक जागरूकता के प्रतिनिधियों को जब ये बात पढ़ाई जाएगी, देखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, सुनी जाएगी, तो ओवैसी और शशि थरूर जैसे लीडर्स को पढ़ा जाएगा और उनका चयन करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को और लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था को, सबको साथ लेकर के चलने की उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना को बड़े स्तर तक पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पढ़ा जाएगा। हालांकि इसी संदर्भ में कांग्रेस के उस व्यवहार को भी पढ़ा जाएगा जो इतनी विपरीत परिस्थिति में, हालात में, जो चाहते हैं कि भारत के कितने विमान गिरे, कितने सैनिक मरे, कितना नुकसान हुआ, वो सब उनको अभी बता करके और पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने के लिए और ख़ुद का लाभ उठाने के लिए वो बेहतर समझते हैं, कि जो कि मेरे दृष्टिकोण में वो अच्छा नहीं है। इसलिए लब्बो लुआब यदि हम देखें तो ये प्रधानमंत्री का जो ये कदम है, ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेजना और कांग्रेस की अपनी विचारधारा को दरकिनार कर देना, अभी कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि वो राष्ट्रवाद को उगले या फिर पाकिस्तान के जो पक्ष में जो बैटिंग कर रहे हैं वो उसको उगले। ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है लोकतंत्र में कि उसी के कंधे पर बंदूक रख के चलवाई जाए, विपक्ष के कंधे पर से ही, और विजय का सेहरा है वो प्रधानमंत्री ले। तो ये एक अच्छी स्थिति है, वो बिल्ड हो रही है, निर्माण हो रही है, और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में भारत के लोकतांत्रिक दृष्टि से जब भी कभी कोई, ज़रूरी नहीं है कि केवल यही पार्टी सत्ता में रहेगी, जब भी कोई दूसरी पार्टी आएंगी तो उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले भी कांग्रेस ने भी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को UN में भेज करके इसका परिचय दिया था, जो हमारे सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक परिचायक है। तो आज के अंक में इतना ही।